आपको पता है कि एशिया में तख्ता पलट हो चुका है। एचटीएस के जो मिलिटेंट हैं उन्होंने पूरे एशिया पर कब्जा कर लिया है। जो उनके लीडर थे जिनका नाम है मोहम्मद अल जुलानी, वो एक तरीके से सीरिया से बशर अल असद की सरकार जा चुकी है। उनके तानाशाही युग का दौर खत्म हो चुका है और एचटीएस के जो मिलिटेंट थे उन्होंने सीरिया पर कब्जा कर लिया है और उनके नेता जिनका नाम है मोहम्मद अल जुलानी, वो लीडर बन चुके हैं। जैसे ही सीरिया पर तख्ता पलट हुआ, और आपको पता होना चाहिए इस तख्ता पलट को अमेरिका का पूर्ण समर्थन था, यहां तक कि इजराइल ने भी इसका समर्थन किया। जैसे ही तख्ता पलट हुआ वैसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई और वो बड़ी स्टेटमेंट क्या थी कि वो अब मिडिल ईस्ट का मैप बदल देंगे, वो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देंगे। साथ ही उनके देश में ये मांग उठने लगी कि ये सही समय है ग्रेटर इजराइल बनाने का। अब आपको यहां पर समझना होगा कि ग्रेटर इजराइल का मतलब है, आप इस मैप के माध्यम से ग्रेटर इजराइल को समझ सकते हैं। ग्रेटर इजराइल का मतलब सऊदी अरेबिया का हिस्सा, आपका इजिप्ट का हिस्सा, पूरा जॉर्डन, सीरिया का आधे से ज्यादा हिस्सा, पूरा लेबनान, ईरान का हिस्सा, इन सब देशों को जोड़कर, इन सब देशों को लेकर एक ऐसा देश बनेगा जो ग्रेटर इजराइल होगा। इस बात की मांग इजराइल के लोगों के द्वारा, इजराइल के प्रधानमंत्री के द्वारा, इजराइल के मीडिया में देखने को मिलने लगी। आपको पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, कुछ समय में ही वो अपना कार्यकाल ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे, उनके द्वारा भी कई बार ये कहा गया है कि वर्ल्ड के मैप में इजराइल बहुत छोटा दिखता है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कई बार ये कहा है कि इजराइल बहुत ज्यादा छोटा दिखता है, तो ऐसे में इजराइल को बड़ा करने की जरूरत है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका का सीधा सीधा समर्थन इजराइल को है कि वो ग्रेटर इजराइल बनाए, और ऐसा ही उन्होंने किया। जैसे ही सीरिया में तख्ता पलट हुआ उसके तुरंत बाद इजराइल के द्वारा बॉम्बिंग की गई सीरिया पर, और सीरिया की जो नेवी की कमांड थी, यहां पर जो नेवी की कमांड थे, उनके जो वेसल्स थे, उनके जो शिप्स थे, उन सबको प्रॉपर डिस्ट्रॉय कर दिया है। आप देख सकते हैं प्रॉपर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है और बिल्कुल खत्म कर दिया है, यानी कि सीरिया की नेवी को इजराइल ने खत्म कर दिया है। इसके अलावा सीरिया के बड़े शहरों पर बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया है इजराइल ने, जिसमें एक उनका अलेप्पो शहर है, दमस्कस शहर है, ऐसे कई सारे शहरों पर बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया है। अब क्वेश्चन उठता है कि जो ये मोहम्मद अल जुलानी है, ये तो इजराइल के समर्थक हैं, ये तो अमेरिका के समर्थक, तो ऐसे में आखिर क्यों इजराइल क्यों सीरिया पर बॉम्बिंग कर रहा है? तो इजराइल के लोगों का, इजराइल की सरकार का कहना है कि ये व्यक्ति भी आईएसआईएस से जुड़ा हुआ था, आपको पता होना चाहिए आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ था, तो अब ही ये बाहर आया है, तो हो सकता है कि बाद में ये व्यक्ति भी उसी तरह का रवैया अपनाने लगे, उसी तरह का आईएसआई वाला रवैया अपनाने लगे, और किसके लिए? फिर एक बार इजराइल के लिए समस्या उत्पन्न कर दे। इसी वजह से हम चाहते हैं कि सरकार में तो ये रहे, लेकिन ये इतना शक्तिशाली ना रहे जिससे कि ये नुकसान हमें पहुंचा सके। इस तरह से इजराइल इसको कंट्रोल करने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ आपको पता है कि अमेरिका भी इस तख्ता पलट से काफी ज्यादा खुश है। अमेरिका क्यों खुश है? क्योंकि अमेरिका अपने मंसूबों को लेकर सीधा सीधा बात बता चुका है कि इस रीजन में अगर तख्ता पलट हुआ है तो इससे क्या होगा, शक्ति संतुलन की प्रक्रिया में बदलाव आएगा। और जो अभी तक जहां रसिया का बोलबाला देखने को मिल रहा था, ईरान का बोलबाला देखने को मिल रहा था, तो ऐसे में अब क्या होगा, अमेरिका का एक अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा और अमेरिका और इजराइल इस पूरे रीजन को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। ये अमेरिका का फायदा है। आप ध्यान से सुनना, एक और चीज समझने की आपको कोशिश करनी है कि जो इजराइल है ना, इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि अगर सीरिया ने किसी भी प्रकार की सहायता ईरान को दी तो इसका खामियाजा सीरिया को उठाना पड़ेगा। और अब तो चीजें ऐसी हो गई हैं कि धीरे धीरे इजराइल के जो टैंक्स हैं वो गोलान हाइट पार करके, गोलान हाइट आपको पता होना चाहिए एक प्लेस है सीरिया और इजराइल के बीच में, एक पहाड़ी नुमा क्षेत्र है जिसको गोलन हाइट कहा जाता है। विश्व के अनुसार या यूएन के अनुसार यह हिस्सा सीरिया का है, भारत सरकार के अनुसार भी ये सीरिया का है, लेकिन 1967 के बाद से इस पर इजराइल ने कब्जा करके रखा हुआ है, गोलन हाइट पर कब्जा करके रखा हुआ। और ऐसे जो इजराइल के टैंक्स हैं वो बिल्कुल सीरिया की राजधानी दमस्कस के पास पहुंच चुके हैं। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि एक देश दूसरे देश की राजधानी से बिल्कुल मात्र 20 से 30 किलोमीटर दूर है और जब मन करेगा वो तब कब्जा कर लेगा। देखिए, किसी देश की लैंड कब्जा करना ये कोई आम बात है। आए दिन तुमने देखा होगा कि चाइना क्लेम करता है कि हमारे पास इंडिया की लैंड है, कोई ना कोई देश क्लेम करता है, ऐसे आए दिन सुना होगा। लेकिन किसी देश की कैपिटल को कब्जा करना, ये एक पहला उदाहरण आज के टाइम पर देखने को मिलेगा, जो कि इजराइल ऐसा करना चाहता है या इजराइल ऐसा सपना देख रहा है कि वो इस पूरे रीजन को कंट्रोल करके एक ग्रेटर इजराइल बनाए। अब आपको मैं एक और बात समझाना चाहता हूं, आखिर ग्रेटर इजराइल की मांग इतनी क्यों है? आपको पता होना चाहिए कि जो ज्यूस है, यहूदियों के पौराणिक ग्रंथ हैं, जो उनके ग्रंथ हैं, उस पौराणिक ग्रंथों में ये जो देश मैंने आपको शुरुआत में बताया, जिसमें आधा हिस्सा सऊदी अरेबिया का है, यमन का है, आपका इजिप्ट का है, लेबनान का है, जॉर्डन का है, इस पूरे हिस्से को ये माना जाता है कि ये कभी ज्यूस यानी कि यहूदियों की भूमि थी। तो ऐसे में इस यहूदियों की भूमि को वापस लिया जाएगा और इस वापस लेकर इस पर एक ग्रेटर इजराइल, एक महान इजराइल बनाया जाएगा, एक ऐसा इजराइल जो सिर्फ और सिर्फ यहूदियों का देश
हो। ये अपने आप में एक बड़ी स्टेटमेंट देखने को मिल रही है। एक और बात आपको पता होना चाहिए कि जो वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, इनकी छवि थोड़ी थोड़ी इजराइल में खराब हो रही है। तो ऐसे में अगर ये ग्रेटर इजराइल का विजन अपने लोगों को दिखाते हैं, अपनी जनता को दिखाते हैं, तो इनकी पार्टी प्लस इनकी छवि में एक पॉजिटिव उछाल आएगा और इनकी सत्ता पर पकड़ मजबूत बनी रहेगी। इस वजह से भी ये ग्रेटर इजराइल की विजन को यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, ग्रेटर इजराइल का समर्थन कई बार अमेरिका भी कर चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति तो खुलेआम, डोनाल्ड ट्रंप जो पूर्व राष्ट्रपति थे वो खुलेआम बोल चुके हैं, और यहां तक कि इजराइल की तरफ से तो अब ये मांगने उठ रही है कि अगले 4 साल अमेरिका की सत्ता डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में रहने वाली है और इन्हीं 4 सालों में इजराइल, ग्रेटर इजराइल और मिडिल ईस्ट के मैप को बदल के रख देगा, जहां पर वो अपना ग्रेटर इजराइल का सपना भी पूर्ण करने की कोशिश करेगा या पूर्ण करेगा। ये अपने आप में बड़ी बात। अब इसका एक और बड़ा पहलू है, इस सीरिया के संकट का एक और बड़ा पहलू है। आप जानते हो कि हजारों की संख्या में लोग यहां से शरणार्थी बन चुके हैं, हजारों की संख्या में लोग सीरिया छोड़ के जा चुके हैं, जिस तरह से काफी समय से यहां पर संघर्ष, तनाव और युद्ध की स्थिति बनी हुई है। अब क्या होगा जब इस रीजन में अमेरिका समर्थित ग्रुप आ चुका है? तो आपको पता है ईरान, हिजबुल्लाह, हमास और रसिया के जो समर्थक लोग हैं, ये समर्थक संगठन हैं, वो भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। अब ये लोग भी आपस में क्या करेंगे, युद्ध और ऐसी स्थिति कायम करेंगे जिससे इस पूरे क्षेत्र में एक तनाव और एक संघर्ष की स्थिति कायम हो सकती है। ये देखने वाली बात है। एक प्रॉक्सी वॉर भी छिड़ने की यहाँ संभावना बन सकती है। तो सीरिया का नया भविष्य तो शुरू हुआ है, लेकिन ये भविष्य चुनौतियों से भरा है। सीरिया के सामने बहुत सारी चुनौतियां रहने वाली हैं। सबसे पहली चुनौती ये रहने वाली है कि जो लंबे समय से आपको पता होना चाहिए, अरब स्प्रिंग यानी कि 2010 से सीरिया लगातार संघर्ष में है। तो ऐसे में सीरिया के सामने ये चुनौती है कि वो अपने आप को पुनः स्थापित करें। दूसरा, सीरिया के सामने ये चुनौती है कि ये जो प्रॉक्सी वॉर है, अमेरिका समर्थित और ईरान समर्थित, इससे अपने आप को मैनेज करे, इससे अपने आप को टैकल डाउन करने का काम करे, क्योंकि अगर ये वॉर बढ़ेगा तो चीजें बहुत ज्यादा खराब होती चली जाएंगी सीरिया के लिए। तीसरी प्रॉब्लम है सीरिया के सामने एक स्थायी सरकार का गठन करना, क्योंकि ये जो संगठन है, मिलिटेंट है, ये भी एक तरीके से आतंकी संगठन ही है जो सत्ता पे काबिज होंगे। तो ऐसे में एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन करना सीरिया के लिए एक चुनौती भरा होने वाला है। अब ये सारी चीजें भविष्य की गोद में है कि आखिर सीरिया अपने वजूद को किस प्रकार बचा पाएगा, किस प्रकार से सीरिया अपने लोगों को बचा पाएगा, किस प्रकार से सीरिया अपने लोगों को कंट्रोल कर पाएगा, ये देखना होगा आने वाले समय में। ये सीरिया के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है।